ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप सबको बताइए कि अगर ये मेरा ऑर्डर पेज है, इसको एक्स एक्सिस की जगह हम क्या कहते हैं, रियल नंबर एक्सिस, और इसको वाई की जगह कहते हैं इमेजिनरी नंबर एक्सिस। ठीक है, तो अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 होता है तो जो रियल पार्ट है वो यहाँ पे जाएगा 1 और जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे जाएगा, तो मेरा यहाँ पे कहीं पे 2 + 3 होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं 2, 3 ऐसे। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि नाउ वी आर इनटू ज्योमेट्री ना, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इंस्टेड ऑफ अ पॉइंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इधर बैठा है, हम हमेशा वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। हम अज्यूमिंग वेक्टर का बेसिक आइडिया हम सबको देते हैं। ठीक है, वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और ये मान लीजिए वेक्टर सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर p था, तो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को OP करके रिप्रेजेंट करूंगा O और। ठीक है, OP इसका पोजीशन वेक्टर है, क्यों? क्योंकि हमने ऑर्डिनरी से कनेक्ट करके वेक्टर बनाया, सो OP इज द पोजीशन वेक्टर, सो p कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय OP। ठीक है, सो ये थोड़ा सा आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पहले पढ़ा था उसमें जनरली इस टर्म में या फिर ज्यादा से ज्यादा इस टर्म में पढ़ते थे, स्पेशली पोलर फॉर्म। लेकिन अब हम सब वेक्टर्स फॉर्म में इमेजिन कर सकेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। बस इतना ध्यान रखिए, इस चैप्टर में ज्यादा वो दिक्कत नहीं है अंदर, आप सब कुछ वेक्टर के टर्म्स में सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने एक वेक्टर दिया है z1। ठीक है, p वेक्टर है, z1 क्या है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो z1 वेक्टर को हमने OP वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। z1 इज रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन वेक्टर OP। ठीक है, ऑरिजिन से स्टार्ट होके वेक्टर के डायरेक्शन में वेक्टर बनेंगे। सिमिलरली z2 इज रिप्रेजेंटेड बाय OQ वेक्टर। ये भी समझ आ रहा है? अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर z1 और z2 रिप्रेजेंट करने के वो दो रिस्पेक्टिव वेक्टर्स है, तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो जो वेक्टर बनेगा PQ, ये रिप्रेजेंट होगा z2 माइनस z1 से। ठीक है, तो PQ वेक्टर को हम z2 माइनस z1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको जो दूसरा तरीका है याद रखने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, वही तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने में आएगा काम, कि जब भी मैं PQ वेक्टर को बता रहा हूँ उसको ज्योमेट्री के लिए कैसे सोचना है कि मैं z1 वेक्टर से z2 वेक्टर जाऊँ। I'm traveling from z1 वेक्टर टू z2 वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, इस फॉर्म में ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चंस करना बहुत आसान है। ठीक है, सो PQ वेक्टर इज z2 माइनस z1, मतलब हम z1 वेक्टर से z2 वेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। दैट्स PQ वेक्टर, जो यहाँ पे वो भी है z1 से z2 की तरफ मूव कर रहे हैं। गॉट इट एवरीवन? इसको ऐसे ध्यान रखिए। ओके, अब एक और देखिए, मॉड ऑफ z1, मॉड भी पता होगा आपको, मॉड्यूलस कहते हैं किसी भी वेक्टर का मॉड फॉर्म उसके लेंथ को बताता है, यानी ओरिजिन से डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, सो मॉड ऑफ z1 गिव्स लेंथ ऑफ OP, मॉड ऑफ z2 गिव्स लेंथ ऑफ OQ एंड मॉड ऑफ z2 z1 गिव्स लेंथ ऑफ P। ये तो स्टैंडर्ड चीजें आई होप आप सबको पता है, इसमें किसको डाउट हो तो बताइए। ठीक है, अब दूसरी चीज, मॉड के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा था। मॉड क्या होता है? डिस्टेंस। ठीक है, अगर मेरा कोई स्टैंडर्ड वेक्टर है जैसे कि z = x + y, इसका मॉड वैल्यू क्या होगा? √x² + y²। ये तो आपको पता ही है। अब आपको आर्गुमेंट भी पता है, आर्गुमेंट के बारे में पढ़ा था हमने कि कोई अगर वेक्टर है ऐसा आर्गन प्लेन में z वेक्टर है, आर्गुमेंट होता है ये थीटा है, राइट? ऐसा हम वेक्टर पढ़ा था।
इस चैप्टर के लिए ये अभी भी वैसे ही रहेगा, लेकिन आपको इसको याद या समझना कैसे है। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ वेक्टर मतलब ये जो मैंने वेक्टर क्रिएट किया था ना, ओपी वेक्टर, इसका डायरेक्शन। आर्ग्यूमेंट मींस इस ओपी वेक्टर का डायरेक्शन, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा था हम सब उसको वेक्टर टर्मिनोलॉजी में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये जो वेक्टर है वो थीटा एंगल बनाता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फॉर दीस क्वेश्चंस वी हैव टू थिंक कि द ओपी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, मुझे आर्गुमेंट से पता चलेगा, ठीक है। सो ओपी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, दैट्स हाउ वी यूज आर्गुमेंट। ओपी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना, ठीक है। सब कुछ वेक्टर के टर्म्स में सोचो। सो आर्गुमेंट ऑफ z1 गिव्स डायरेक्शन ऑफ OP। इसका जो आर्गुमेंट है OP का डायरेक्शन देगा। सिमिलरली OQ का डायरेक्शन आर्गुमेंट ऑफ Z2 देगा, यानी अदर वे राउंड भी होगा कि अगर आपको OQ का डायरेक्शन दिया हुआ है तो आप Z2 का आर्गुमेंट भी निकाल पाएंगे। बोथ वे आपको समझना है, ये चीजें हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एंड आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 विल गिव डायरेक्शन ऑफ B, यानी Z1 से Z2 ट्रैवल करते हैं हमें क्या डायरेक्शन मिलेगा उसका कैसे कैलकुलेट, ठीक है। हमारे बेसिक आइडियाज हैं। अब थोड़ा बेसिक क्वेश्चन डील करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी पढ़ के ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्वेश्चंस को टैकल करना आना चाहिए, ठीक है। और इस चैप्टर के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे ना वो इसका होंगे लोकस में। लोकस पता है आपको, लोकस पता है आप सबको, तो इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन लोकस पे ही आने वाले हैं। क्वेश्चन आप समझिए और इसका सॉल्यूशन भी समझिए, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये सॉल्यूशन आप समझ लेना, अगर आप तो जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी ये बेसिक सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे क्वेश्चन की क्या लाइन से हो सकती, ठीक है। सो इफ द व्हाट इज द लोकस ऑफ z, z क्या था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका लोकस ढूंढना है इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज π/4। समझ आया। अब इस क्वेश्चन को रीड कैसे करना है और आर्ग्यूमेंट को यूटिलाइज करके मैं लोकस ऑफ z कैसे निकालूं, ये समझो। देखिए z अगर सिर्फ मेरा एक वेक्टर गिवन है, z वेक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक नॉर्मल वेक्टर में मान लीजिए OP, ठीक है, मेरा OP वेक्टर है और इसका आर्ग्यूमेंट है π/4, मतलब इस OP वेक्टर का ये एंगल बनेगा 5/4, ठीक है। लेकिन एंगल से ज्यादा मैं OP वेक्टर के डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। ये डायरेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, ये स्टैंडर्ड ही है कि एक ऐसा वेक्टर है जिसका आर्ग्यूमेंट π/4 है, यानी वो वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ π/4 बना रहा है, ठीक है। वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस वेक्टर पे कहीं पे भी लाई कर सकता है। ये जो वेक्टर है जो π/4 बना रहा है, इस पूरे वेक्टर में कहीं पे भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर सकता है, यहाँ पे हो, यहाँ पे, कहीं पे भी हो, उसका आर्ग्यूमेंट π/4 ही हो। आप कौन समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मैंने OP वेक्टर बनाया है, इस OP वेक्टर में क्या ये यहाँ पे लाई कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर सकता है, उसका आर्ग्यूमेंट π/4 ही होगा। तो लोकस क्या हो गया मेरा, ये लाइन। लोकस एक इक्वेशन ही होता है ना कर्व का, तो ये लाइन क्या हो गया मेरा लोकस, ठीक है। आर्ग्यूमेंट इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी लाई कर सकता है, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी लाई कर सकता है, उसका लोकस π/4 ही होगा। लॉजिकली समझ रहे आप। अच्छा, क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्टली 0 पे लाई कर सकता है? अगर एग्जैक्टली 0 पे लाई करे तो उसका एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो ऑरिजिन पे लाई नहीं कर सकता, बट ऑरिजिन के आगे कहीं पे भी लाई कर सकता, ठीक है, एक्सेप्ट दो। अच्छा, ऑरिजिन के पीछे लाई कर सकता है, ये लाइन अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये है, वो π/4 बचेगा नहीं, वो ऑरिजिन तक ही π/4 है, ऑरिजिन के पीछे चले जाएंगे ना तो ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल होगा, तो आर्ग्यूमेंट की चेंज होगा, ठीक है। इसलिए ये वाले लाइन कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ ये कंसीडर किया जाएगा। और ये ऐसा लाइन है जिसका बेस कंसीडर नहीं करना, बस आगे के डायरेक्शन को कंसीडर करना।
लाइन सेगमेंट का मतलब पता है ना आपको, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। इसका देखिए एक एंड पॉइंट है, वो भी कंसीडर नहीं करना, लेकिन दूसरा को एंड पॉइंट ही नहीं, ऐसे लाइंस को बोला जाता है रे। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 45 डिग्री ओरिजिन से पास करें, इसका इक्वेशन होगा x = y। ठीक है, सो इसको अगर मैं लोकस के टर्म्स में लिखूं, सो लोकस इज अ लाइन विद इक्वेशन x = y without the origin, without 0 0 towards first quadrant at angle π/4। इस तरह से इसका आंसर है। ठीक है, या फिर आप ले सकते कि रे टुवर्ड्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ रे भी लिखेंगे तो समझ आ जाएगा कि वो वन डायरेक्शनल लाइन है। इसका सॉल्यूशन आपको एक बार मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए, a ray emanating from 0 0 make an angle π/4 with positive direction of x axis। मैंने इसका इक्वेशन नहीं दिया, इक्वेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, इसका लोकस ये होगा, देखिए ऑब्वियसली ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द बेसिक की जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री करेंगे तो उसमें लोकस का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट का यूसेज क्या होता है। आर्गुमेंट का यूसेज क्या है इस क्वेश्चन में, डायरेक्शन निकालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z - 3 इज इक्वल टू -3 का। अगेन ध्यान देना, हमने अभी जो प्रीवियस दो स्लाइड में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स का सबट्रैक्शन दिया होता है, क्या पढ़ा था हमने, z2 - z1, ये पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है कि जो वेक्टर है वो z1 से z2 की तरफ ट्रैवल करे, डायरेक्शन वैसा, डायरेक्शन की बात करो तो यहाँ पे देखिए दो वेक्टर्स का सबट्रैक्शन है। सो किस वेक्टर से ट्रैवल कर रहा है, 3 आयोटा से z की तरफ। राइट, अभी पॉइंट है कि z वेक्टर जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं, उसके एक लोकस निकालना है, ऐसा क्वेश्चन इसका लोकस निकालना है। लेकिन ये तो मुझे पता है, तो ये मैं आर्डर प्लेन में आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। क्या मैं 3 आयोटा लिख सकता हूँ आर्डर प्लेन में? 3 आयोटा कहाँ होगा, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 आयोटा, इसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है, यानी ये यहाँ पे कहीं पर होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पर होगा। अब लोग ये जाना है z की तरफ, z का डायरेक्शन कैसे ढूंढूं? z का डायरेक्शन ढूंढने के लिए ये जो एंगल है ये है -3π/4। 3π/4 कितना डिग्री होता है? मैं डिग्री में बात करता हूँ सो दैट अंडरस्टैंडिंग के साथ। 3π/4 इज 135 डिग्री, बट नेगेटिव। नेगेटिव मतलब डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज, यानी इधर से नीचे की तरफ इधर है 135। लेकिन मेरा जो जिससे मूव करना है ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो इधर बैठा है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर एक टेम्परेरी लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से मैं 135 नीचे आऊँ, तो ये मेरा वेक्टर हो जाएगा। समझ आए क्या कह रहा हूँ? जिस वेक्टर से मूव करना है वो वेक्टर गिवन है, मुझे आर्गुमेंट भी गिवन है -135 डिग्री, तो पॉजिटिव एक्सिस से मैं -135 नीचे आया और मैंने z वेक्टर ढूंढ लिया, तो मुझे क्या मिल गया, लोकस ऑफ z। ये z का लोकस है। z यहाँ पे किसी में भी हो सकता है, ऑरिजिन में नहीं होगा, सॉरी इस 0 3 में नहीं होगा, नहीं तो वो
आर्ग्यूमेंट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो एंगल कैलकुलेट करेंगे, इसलिए इस पॉइंट के अलावा कहीं पे भी हो सकता है इस रे। समझ आ रहा है? तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z -2 + 5। अब यहाँ पे देखिए कि प्रॉब्लम है, यहाँ पे -2 + 5 होता है। एक बार और आ गया, हमेशा हमें माइनस के टर्म्स में ही लिखना है, इतना याद रखना। माइनस होना चाहिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में, तो इसको मैं रीराइट कर सकता हूँ एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z -2 - 5 होगा। इसको मैं सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूँ, ठीक है, इसको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर किया। तो अब अंडरस्टैंडिंग देखिए, मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर से इस कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ मूव करना, ठीक है। और इसका आर्गुमेंट कितना है? 5 π/6। 5 π/6 कितना डिग्री होगा? 150 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर से मूव करना है उसको आइडेंटिफाई करूंगा के 2 - 5 होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मूव करना है। तो 2 - 5 होगा, यानी इसका रियल पार्ट है 2, इमेजिनरी पार्ट है -5। रियल पार्ट है 2, इमेजिनरी पार्ट है -5। ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां से मुझे मूव करना है। कितना डिग्री मूव करना है? 150 डिग्री, और पॉजिटिव मिरर है, तो यहाँ पे मैंने ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया और 150 डिग्री इस साइड आ गया, ये 150 डिग्री है। तो एक्सक्लूडिंग दिस व्हाइट पॉइंट, ये जो मेरा रे बनेगा, दिस इज द लोकस ऑफ z एंड समझ आ रहा है आप लोगों को? ये आर्गुमेंट को इन्फर कैसे करना है ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये हम बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आने वाले, डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ और आएगा, लेकिन वो इसमें रहेगा, ये बेसिक का क्वेश्चन है, तो इतना मुझे पता ही होना चाहिए बेसिक है क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है। सो जब भी आर्गुमेंट गिवन हो, इस फॉर्म में उसको रीड करने का ये तरीका कैसा रे, इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं। जो बी पार्ट था उसका सॉल्यूशन ऐसे है, द रे emanating from 0 3 making an angle -3 π/4 with positive direction of x-axis। बस इतना सॉल्यूशन है। तो ये इसका लोकस है, जो ये लोकस मतलब इस लाइन पे जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है कहीं पे भी हो सकता है, एनीवेयर इट विल बी फाइन। रे की डेफिनेशन होती है कि एक तरफ जो लाइन होता है स्टॉप होता है, लाइक लाइन सेगमेंट, दूसरी तरफ ये अनएंडिंग होता है, आगे बढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट दोनों तरफ स्टॉप होता है, ये एक तरफ स्टॉप होता है, दूसरी तरफ होता है। तो लाइन क्या होता है? दोनों तरफ और ये थर्ड होता है। रे emanating from 2 - 5 यानी यहाँ से making an angle 5 π/6 with positive direction of x-axis। तो ये मेरा लोकस है, लोकस ऑफ z, यहाँ पे z कहीं पे भी लगेगा। समझ आया बेसिक? इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े आपने कहीं पे? नहीं पढ़ा होगा, अभी स्कूल में तो ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार ना, अगर आपने बाय चांस कभी अपना स्टडी मटेरियल खोल के कॉम्पिटिशन में अप्लाई किया होगा, कोई भी स्टडी मटेरियल, आपको ये वाले बेस क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा ये दोनों के क्वेश्चंस। कई क्वेश्चंस होते हैं कि हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 डायरेक्टली मूव कर दिया, अभी जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ये पोजीशन बना है, वो सब ज्योमेट्री के क्वेश्चंस और करने जाएगा, सब आपको समझ नहीं आएगा सॉल्व कैसे करें, सॉल्यूशन देखिए समझ आएगा कि वो क्या है, इसमें इसके कॉन्सेप्ट चीज़ होती है, ये कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप रियलाइज करेंगे सोचने ये सब, ठीक है। क्योंकि ये अलग से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चन पूछना भी होंगे आपके रेगुलर क्वेश्चन। ये का क्वेश्चन देखिए, आर्गुमेंट ऑफ z π/2 से छोटा और 0 से बड़ा, देन व्हाट इज द लोकस ऑफ z। ये मेरा आर्गुमेंट पे है। अब आर्गुमेंट ऑफ z, अब देखिए यहाँ से कोई एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रैवल नहीं होगा, सिर्फ z ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी z का जो
पोजीशन वेक्टर होगा वो 0 से ओरिजिन से स्टार्ट होगा, जिससे मैं डील कर रहा हूँ। अब z की मुझे डायरेक्शन ढूंढनी है, आर्गुमेंट डायरेक्शन ढूंढने के लिए यूज होता है। डायरेक्शन उन्होंने गिवन है कि z की डायरेक्शन 0 से बड़ी है, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस से जो 0 बन रहा है उसके ऊपर ही कहीं रहेगा। अब 0 भी नहीं होगा, 1 डिग्री तो कम से कम होगा, 0.9 डिग्री कुछ ऐसा होगा, और मैक्स π/2 तक जाएगा, यानी मैक्स यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, सो जो इसका लोकस आएगा ना वो ये वाला पूरा एरिया है, कहीं पे भी z लाई कर सकते, लेकिन एक्सक्लूडेड ये होगा, x एक्सिस भी एक्सक्लूडेड होगा और y एक्सिस भी एक्सक्लूडेड होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, लेस देन एंड ग्रेटर देन। ठीक है, और ये पॉइंट ऑब्वियसली तो नॉट इंक्लूडेड है हमेशा, किसी भी क्वेश्चन के लिए जो ओरिजिन पॉइंट है हमेशा नॉट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, फर्स्ट हो। ठीक है, इस वाले केस में लोगों को सबसे समझ आया आपसे। ठीक है, एक और केस देख लेंगे। ध्यान दीजिए, द शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसमें उल्टा इन्होंने तुम्हें लोकस दे दिया शेडेड रीजन के फॉर्म में, और पूछ रहा है इनमें से कौन सा आर्गुमेंट इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इतना तो पता चल रहा है शेडेड रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी 0 से लेके π/2 के बीच में, लेकिन इस बार जो लोकस है, आई मीन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 1 से, यानी इस पॉइंट से ट्रैवल करके वो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के डायरेक्शन की तरफ जाएगा। तो ये जो हम ट्रैवल करते थे ना z2 - z1 से ऐसे, तो z1 मुझे गिवन है, क्या गिवन है, 1 1, तो मैं इतना तो लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 1 प्लस अल्फा, ये लिख सकता हूँ। किससे माइनस कर रहा हूँ, z वेक्टर से। इसका मुझे डायरेक्शन निकालना है, तो आर्गुमेंट लिख दिया मैंने। डायरेक्शन क्या हो सकता है, 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, यानी π/2 से छोटा और 0 से बड़ा। 1 प्लस आयोटा आया है इसकी वजह से, ये पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये मेरा रियल पार्ट है 1, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है 1, यहाँ से आया है 1 प्लस आयोटा। उस कोऑर्डिनेट को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये समझ आया सबको 1 प्लस आयोटा कहाँ से है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12। इक्वल, क्योंकि ये ना इन्होंने डॉटेड नहीं दिया, इन्होंने यहाँ सॉलिड लाइन, इस पर्टिकुलर केस में इक्वल है। अगर ये डॉटेड लाइन होता तो इक्वल नहीं है। समझ आ रहा है ना, अभी हम सिर्फ आर्ग्यूमेंट से डायरेक्शन कैसे निकालना है यही कर रहे हैं। एक और, चलो छोड़ो, ठीक है, जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तब करेंगे। कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, आवाज नहीं आएगी मेरे को। वीडियो